राइट, अच्छी क्लास स्टार्ट करते हैं। वॉइस टेस्ट कर लेते हैं। आवाज आ रही है मेरी सबको घर पे? यस सर। कौन कौन प्रेजेंट है अभी? अभी किसने यस बोला? केंद्रा ने यस बोला? यस सर। ओके, कल के लेक्चर में कोई डाउट है? नो सर। सारी चीजें क्लियर थी? यस सर। ओके, निहारिका, कल की क्लास में कोई डाउट था? निहारिका, आपको आवाज आ रही है? तीक्षण एंड सुहानी, आप लोगों को मेरी वॉइस पहुंच रही है? टेक्स्ट या तो मैसेज डालिए या तो फिर आवाज माइक ऑन करके बोलिए और फिर माइक वापस से ऑफ करिए। ओके, सुहानी, आपको आवाज क्लियरली आ रही है मेरी? निहारिका, राइट, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने कल जो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे थे, कौन सा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, हम चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, राइट? अभी तक के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है? तो रिवाइज करके बताएगा मेरे को, क्या क्या पढ़ा है अभी तक हमने? राइट, हाँ,
ओके राइट 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 सो बढ़िया रिवीजन था। मैं आपको वापस से रिवाइज करा देता हूँ कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सो चूंकि अगर आप घर पे बैठे हो और मैं यहाँ बैठा हूँ तो उसका एक ही रीजन है, या फिर मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ आपको ऑनलाइन, उसका एक ही रीजन है, एक डिजीज जो कि कैसी है, एक वायरल डिजीज है जो कि कंटेजियस है, इन्फेक्शियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती। उसके रीजंस बहुत सारे हैं जो आप न्यूज चैनल्स पे, पेपर में और कहीं पे भी ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सारी डिटेल्स वहां की उसकी पता चल जाएगी। अगर कोरोना वायरस में आपने इंटरेस्ट ले लिया होगा तो आई गेस आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर्स की कितनी वैल्यू, एंड बिकमिंग अ डॉक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2020 में ये तो प्रूव हो गया कि डॉक्टर की बहुत ज्यादा वैल्यू है। एक समय पे क्या होता था, मतलब 2020 के पहले तक की बात कर लो, अगर हम खुद भी डॉक्टर को दिखाने जाते थे तो हम क्या सोचते थे, डॉक्टर ने तो ऐसे ही सब फालतू चीजें लिख दी है, इतनी सारी दवाइयां लिख दी है, हम तो इतनी सारी दवाइयां नहीं खाएंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ जो हमें पता है वो हम करें, डॉक्टर को कुछ नहीं है। आप घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेरे घर में भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, क्या कभी भी कोई चीज दवाई वगैरह कुछ दी है डॉक्टर ने तो पेरेंट ये बोलते हैं अरे नहीं नहीं ये सब इसकी जरूरत नहीं है, ये तो सब हो जाएगा, इतनी दवाइयां खाने की कोई जरूरत नहीं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से दवाई लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और वो अननेसेसरी है तो सोच लेना कि आप उस दवाई को स्किप क्यों कर रहे हो। ठीक है, अब आगे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, डिजीज, हेल्दी पर्सन, अलग अलग टाइप के वेक्टर्स, डिजीजेस क्या क्या थे, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, उसके सिम्टम्स, उसके कॉज, उसके वेक्टर्स, कैरियर्स और बहुत सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी। बेसिकली जो इंट्रोडक्शन था और डिजीज वाला सेक्शन था वो हमने पढ़ जो हमें बाहर से होता। हमने फिर उसके बाद इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो इम्यून सिस्टम में पहला सेक्शन जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, इनेट इम्यूनिटी। कल की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ इनेट इम्यूनिटी पढ़ी थी। सो इनेट इम्यूनिटी बेसिकली क्या होती है, जो हमें बाय बर्थ मिलती है, राइट, और दूसरा कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, राइट। आज जो हमें पढ़ना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हमें पढ़ना है, पर मैं आपको डायरेक्टली एक्वायर्ड इम्यूनिटी तरफ नहीं लेके जा सकता, बिकॉज एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे डायरेक्टली इसलिए नहीं लेके जा सकता क्योंकि पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज से रूबरू कराना है, आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन करनी है, कुछ नोट्स आपको बताने हैं, ठीक है, लिखवाने भी। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैं आपको कल की क्लास में जैसे बोल रहा था कि अभी जो लेक्चर्स जो चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर पूरा बेस या फिर आपका जो फ्यूचर स्टडी है, इसको अगर आपका बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आगे आपको चीजें समझने में इजी रहेगी, राइट। हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे रोक के स्टॉप करके पूछिए। पहला टर्म है एंटीजन। क्या इस वर्ड को आप जानते हो, राइट, क्या होता है,
क्या ये सिर्फ प्रोटीन हो सकता है? अभी तक तो जितना हमने पढ़ा प्रोटीन है और भी हो सकता है। ओके ओके, कोई एग्जांपल? ब्लड ग्रुप्स में राइट। एंटीजन की डेफिनेशन लिखिए, एंटीजन की डेफिनेशन लिखिए। substances that can be recognized, एंटीजन की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं आपको। substances that can be recognized by the immunoglobulin, by the immunoglobulin receptor of B cells or by T cells or by T cell receptors or by T cell receptors when complexed with MHC जिसको मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। MHC जिसको मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, राइट। डेफिनेशन लिख ली है, घर पे सबने अच्छे से लिख ली है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। substances that can be recognized by immunoglobulin receptor of B cell or T cell or by the T cell receptors when complexed with MHC are called antigens. क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? इसके दो टाइप्स होते हैं। क्या? एक होता है सेल्फ मतलब क्या? मेरा खुद का, वो हो गया सेल्फ। एक होता है फॉरेन या फिर नॉन सेल्फ। ठीक है, ये एंटीजन वर्ड आपको समझना इसलिए जरूरी है कि अगर आपने अपने खुद के ही सेल को फॉरेन डिटेक्ट कर लिया तो क्या होगा? अगर मैंने अपनी बॉडी के ही सेल को फॉरेन डिटेक्ट कर लिया तो क्या होगा? एनीवन फ्रॉम होम कोई ऑनलाइन रिप्लाई देना चाहेगा? If I detect my own cells as foreign, क्या होगा? कोई रिप्लाई करना चाहेगा घर से? शायद लाइसोजाइम की मदद से सेल बर्स्ट हो रही, शायद अगर फॉरेन पार्टिकल। नहीं, सेल है, इंटैक्ट है। लाइसोजाइम वाला फंडा सेल को किल करने के लिए अलग हो गया,
वो तो फैगोसाइटोसिस हो जाता है, राइट। चलिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आपको नहीं पता, ठीक है। बहुत बेसिक एग्जांपल है, आप अगर दिल्ली साइड जाते हो या फिर जम्मू में ही आपको तिबेटियंस या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स के, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स के जो इंडियंस हैं, वो अगर आपको दिख जाते तो आप उसको क्या बोलते, या मैं भी क्या बोल देता, या मेरे जैसा एक कॉमन आदमी क्या बोलेगा उनको? चाइनीज। क्या बोलता है? चाइनीज। उन लोगों को हमसे सिर्फ एक प्रॉब्लम है, हम उनको इंडियंस ना बोल के चाइनीज बोलते हैं, चिंकी बोलते हैं, राइट। तुम्हारा नाम है एक्स और मैं तुम्हें ए बोलूं तो क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा, राइट। यही होता है बॉडी के हर सेल पे। क्या? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बॉडी की बात कर रहे हैं। देखो अगर हायरार्की लेवल से अगर जाते हैं तो बहुत जो छोटे या फिर यूनिसेल्युलर से थोड़े से मल्टीसेल्युलर पे भी आते हैं, तो अगर पॉलीफेरा से स्टार्ट किया तो मल्टीसेल्युलर पॉलीफेरा पे आता है, राइट। क्योंकि उसके पहले तो मोनेरा प्रोटिस्टा था, मोनेरा प्रोटिस्टा सिंगल सेल्युलर है, उसके बाद क्या आया? मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एनिमेलिया में सबसे नीचे कौन सा है? पॉलीफेरा। पॉलीफेरा में कैसा होगा? मल्टीसेल्युलर कंडीशन होगी, पर पॉलीफेरा, सिलिएंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थ, एस्केहेल्मिन्थ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। तो ये सारे क्या हो गए? इनवर्टिब्रेट। अब इस इनवर्टिब्रेट की सीरीज में चूंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, इसलिए इम्यून सिस्टम वाला फंडा भी डेवलप हुआ, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म भी डेवलप हुई। अब ये तो था इनवर्टिब्रेट। क्या इनवर्टिब्रेट इकाइनोडर्मेटा पे खत्म हो जाता है? नहीं, बीच में एक आ जाता है हेमिकॉर्डेटा, जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। या फिर नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच की बात कर लो, हेमिकॉर्डेटा लिखा है, राइट। तो कॉर्डेटा में फिर आप सबसे नीचे से जाओगे तो फिर ऊपर जाते आते सबसे लास्ट में आपको क्या मिलता है? क्लास मेमेलिया। टेट्रापोडा, जिसके 4 लिम्स होते हो, 2 फोरलिम, 2 हाइंड लिम, वो टेट्रापोड्स में आते हैं। पाइसिस की कैटेगरी आ जाती है, सुपर क्लास पाइसिस, जिसमें कि बोनी और कार्टिलेजिनस फिश की कैटेगरीज आ जाती है। और इधर आप किस में आते हो? इधर टेट्रापोड्स में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एबीज और मैमल्स। अब मैमल सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, कैटेगरी सबसे हाईएस्ट है, नंबर ऑफ स्पीशीज सबसे कम है, कुछ 4500 के आसपास स्पीशीज है। किसमें? मैमल्स में। ये बात समझ पा रही? तो यही डिफरेंस आता है। अब जैसे इम्यून सिस्टम कैसे हुआ, बढ़ता चला गया, ह्यूमन का इम्यून सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स है, राइट। उसका भी कॉम्प्लेक्स है, हॉर्स का भी कॉम्प्लेक्स है। कैसे? अगर हॉर्स एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहले हॉर्स की हाइट बहुत छोटी हुआ करती थी, धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए, हाइट में बड़े हो गए। तो उस टाइम पे अगर वो ग्रास खाने के लिए, अगर वो फीडिंग के लिए घूम रहे होते थे, तो वहां पे स्नेक्स होते थे, और स्नेक क्या करते थे? हॉर्सेस को बाइट करते थे। पर इवेंचुअली क्या हुआ कि हॉर्स की इवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हुई कि ये सारे के सारे हॉर्स की कैटेगरी स्नेक वेनम के क्या हो गई? रेजिस्टेंट। इसलिए जितना भी एंटी वेनम डेवलप किया जाता है, वो क्या किया जाता है? सांप का जहर निकाल के उसको हॉर्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और फिर उसमें से एंटीबॉडीज निकाल के प्यूरिफाई करके उसको एंटी स्नेक वेनम क्रिएट किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही? अब हो क्या रहा है? देखो मेरी बॉडी के सारे सेल्स, अब वापस आ जाओ एंटीजन की बात वापस कर। मेरी बॉडी के सारे सेल्स, हर सेल के ऊपर टैग्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? टैग। इन टैग्स को बोलते हैं एंटीजेंस। इन टैग्स को क्या बोलेंगे? एंटीजेंस। और वो कौन से वाले एंटीजेंस हैं?
सेल्फ एंटीजन, ये मेरे टैग्स, राइट। देखो ह्यूमन बीइंग के अगर दो ह्यूमंस के बीच में अगर आप कंपैरिजन करना चाहोगे तो इसके लिवर का टैग और इसके लिवर का टैग तो सेम है, क्योंकि दोनों लिवर, पर लिवर ए का है और लिवर बी का है, तो ए टैग और बी टैग उसको सेपरेट कर देगा। इसलिए क्या हो जाता है, हर ह्यूमन बीइंग यूनिक हो जाता है। आई बात समझ में? इसीलिए क्या होता है कि हमारी बॉडी के भी सारे सेल्स हैं, सारे सेल्स के ऊपर एक टैग जो होता है वो कॉमन ये बताता है कि दिस सेल बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। क्या बात समझ में आ रही है? ये एक टैग होता है। अब इसी में ऑर्गन्स को सेपरेट करने के लिए कि लिवर का टैग अलग, लंग्स के सेल का टैग अलग, स्प्लीन के सेल का टैग अलग, इंटेस्टाइन के सेल का टैग अलग, हार्ट के सेल का टैग अलग, तो ये क्या हो रहे हैं, अब ऑर्गन में टैगिंग सेपरेट की जा रही है। आप अगर एक बड़े ग्रुप में घूमने जाते हो, बस में या ट्रेन में, आप लोग 20-30 लोग हो और सामान कम से कम 50 बैग, तो क्या किया जाता है, उसके ऊपर लेस या फिर एक पर्टिकुलर टैग, राइट, वो टैग उसके ऊपर लगा देता है। ठीक है, तो क्या किया कि मैं घर से निकला तो मैंने क्या किया, मैंने एक पर्टिकुलर कलर की लेस जो है मेरे घर के जितने बैग्स थे उस पे सब पे लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे घर के बैग्स हुए सारे के सारे। पर जब मैं वहां पहुंचा और ग्रुप में जब टैगिंग हो रही थी तो ग्रुप का एक अलग लेस का कलर था जो उन्होंने एक और लगा दिया, तो मतलब मेरे बैग पे कितने टैग हो गए, 2 टैग। वैसे ही हमारी बॉडी के सारे सेल्स पे क्या होता है, टैगिंग होती है। किसकी, एंटीजेंस की टैगिंग होती है। वो एंटीजेंस कैसे होते हैं, सेल्फ एंटीजेंस। अगर इन्हीं सेल्फ एंटीजेंस को मैंने फॉरेन या फिर मेरे इम्यून सिस्टम ने इन्हीं एंटीजेंस को फॉरेन डिटेक्ट कर लिया तो उसको कैसा ट्रीटमेंट देंगे, ये तो फॉरेन है, ये तो नॉन सेल्फ है, ठीक है, इसको डिग्रेड कर देंगे। क्या करेंगे, तो अलग-अलग ह्यूमन के रिसेप्टर एक दूसरे भले सेम ऑर्गन हो तो वो रिसेप्ट एक दूसरे को नहीं कर सकते। कौन सा, अलग-अलग ह्यूमन नहीं, तो फिर ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांटेशन में आएगा ना, एमएचसी आएगा, बताऊं 100% मैच कब होगा, जब मेरा ही खुद का पोर्शन मेरे को ही लगा दोगे तो 100% मैच होता है। और ट्रांसप्लांटेशन के केस में एक पर्टिकुलर परसेंटेज मैच का लेवल माना जाता है, तभी ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। ऐसे किसी का भी नहीं, किसी का भी उठा के किसी में नहीं लगा सकते। आप सिर्फ और सिर्फ आईज जो है वो किसी की भी किसी में भी लगा सकते हो, क्योंकि आईज में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, इसीलिए उसको फॉरेन डिटेक्ट नहीं कर पाता है सिस्टम, इसलिए आईज का रिजेक्शन, बाकी सारे ऑर्गन्स का रिजेक्शन हो सकता है। और वो कैसे होता है रिजेक्शन, वो आएगा आगे, राइट, ग्राफ्टिंग की कैटेगरी में आएगा। तो फॉरेन और नॉन सेल्फ समझ में आया। अब ये फॉरेन और नॉन सेल्फ बेसिकली ऐसी चीज होगी जो कि डेफिनेशन में क्या लिखा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन और बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स की बात की जा रही है। बी लिम्फोसाइट्स पता है, लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये दोनों ए ग्रैनुलोसाइट की कैटेगरी में आते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट की कैटेगरी में एक लिम्फोसाइट होता है और एक मोनोसाइट या मैक्रोफेज होता है। तो मोनोसाइट या मैक्रोफेज अलग हो गया, इसमें लिम्फोसाइट हो गया। लिम्फोसाइट भी 2 टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोनोसाइट रिलेटेड तो हमने बात कर ली, मैक्रोफेज रिलेटेड अभी हमने बात कर ली थी, क्या करी थी इननेट में, कि ये नॉन स्पेसिफिक कोई भी फॉरेन अगर पार्टिकल इंजरी के टाइम पे या फिर किसी सोर्स से अगर घुस चुका है बॉडी के अंदर तो उसको नॉन स्पेसिफिक डिग्रेडेशन करना है या किल करना। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? एंटीजन समझ में आया, क्लियर है? घर पे बच्चे बैठे हुए, एंटीजन क्लियर है?
रिप्लाई करिए मुझे। एंटीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? केंद्रा, निहारिका, रितान्या, सुहानी, तीक्ष्ण, यस सर। क्लियर है? पक्का? गुरलीन, इरफान, क्या अभी जो हमने एंटीजन पढ़ा वो क्लियर है? एंटीजन समझ में आया हमको क्या है? अब हम समझ जाएंगे कि हमारा कौन सा और नॉन सेल्फ कौन सा हो गया। हमारी बॉडी के सेल्स पे जितने एंटीजन है वो हमारे हैं, बाकी इसके अलावा कोई सी भी चीज आ रही हो अंदर, मतलब वो कैसी हो गई? फॉरेन। भले ही वो ह्यूमन बीइंग का ही क्यों ना हो, वो कैसी हो जाएगी? फॉरेन हो जाएगी। उसको बॉडी इम्यून सिस्टम के थ्रू रिजेक्ट कर देगी, निकाल सकती। ठीक है? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमें अब पढ़नी है वो है इम्यूनोजेनिसिटी। लिखिए, इम्यूनोजेनिसिटी। ये लिखना जरूरी है क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा आपको, और जो मैंने आपको मॉड्यूल प्रोवाइड किया है उसमें भी नहीं है। राइट? इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, इट इज द एबिलिटी to induce a humoral and or cell humoral and or cell mediated immune response. मैंने एक इक्वेशन लिखी, क्या? एंटीजन अभी हमने पढ़ा, एंटीजन क्या होना चाहिए? जो इम्यूनोग्लोबुलिन किस पे? बी सेल पे होता है, या फिर टी सेल के रिसेप्टर्स के साथ एमएचसी कॉम्प्लेक्स के साथ कंबाइन होके, और वो क्या करे? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराए, वो एंटीजन हो। इम्यूनोजेनिसिटी की बात हुई क्या? कि जब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जिसमें एबिलिटी हो, किसकी एबिलिटी? कि वो बी सेल के साथ या फिर टी सेल के साथ, मतलब क्या लिखा हुआ है? ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करता हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं इम्यूनोजेनिक। क्या बोलते हैं? इम्यूनोजेनिक, या उसकी टेंडेंसी को बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। मतलब क्या होगा? ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे एंटीजेंस जो बी सेल के साथ इंटरेक्ट करके इफेक्टर बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स में देते हैं रिएक्शन, और इफेक्टर बी सेल से प्लाज्मा बी सेल बनता है, और उससे क्या होता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। वो मैं अभी देखने वाला, बताने वाला। ये 2 3 है।
राइट। ये आगे अभी अपन डिस्कस करने वाले ये कैसे होता है और क्यों। दूसरा, जब टी सेल के साथ एंटीजन इंटरेक्ट करे और उससे क्या बने, इफेक्टर टी सेल और मेमोरी टी सेल। इसमें सीटीएल और टीएल पर साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स और टी हेल्पर सेल्स की बात आती है यहाँ पे। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एंड टी हेल्पर, ये लिख लीजिए दोनों रिएक्शंस। उस डेफिनेशन, इम्यूनोजेनिसिटी की डेफिनेशन के बाद आपको ये लिखना है। इम्यूनोजेनिसिटी लिखना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, इम्यूनोजेनिसिटी लिखना और डेफिनेशन लिखो, मैं फिर आगे बताता हूं। इम्यूनोजेनिसिटी में डेफिनेशन लिख लो डायरेक्ट। इट इज द एबिलिटी to induce, it is the ability to induce a humoral H-U-M-O-R-A-L, humoral or cell mediated immune response, फिर ये दो इक्वेशंस लिख लो, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन फटाफट। देख लिया, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, वो डेफिनेशन कोई तो नहीं की थी, वही लिखवा रहा हूं। जानते हो भाई, क्लास में पता है तुम सो रहे हो मेरे को, कोई बात नहीं, वही डेफिनेशन उसको वापस लिखवाएंगे क्योंकि यहाँ लिखी हुई नहीं थी। ये चैप्टर समझने में इजी नहीं है, पर हम बहुत सिंपलीफाई करके चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। कोई भी डाउट होता हो, कुछ भी डाउट हो, कहीं अटकते हो कि कुछ समझ में नहीं आया या फिर आपको कुछ अलग ही चीज पता है, तो क्लैरिफाई करो, राइट। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया, क्या किया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने टॉपिक स्टार्ट किया, सब टॉपिक स्टार्ट किया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पढ़ने से पहले, एक्वायर्ड मतलब क्या, हम एक्वायर कर रहे हैं, क्या होता है उसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता क्या है। पर मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पहले टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यही टर्म्स को एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बार बार बोलना पड़ेगा। मैं बोलूंगा एंटीजन, मैं बोलूंगा बी सेल, टी सेल, अब आपको वही नहीं पता कि वो चीज है क्या, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन की क्या फॉर्म होती है, कैसा होता है, क्यों होता है, करता क्या है, राइट। सबसे पहले हमने देखा था एंटीजन की डेफिनेशन देखी थी, क्या लिखा था एंटीजन की डेफिनेशन में, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो सके, राइट। क्या लिखा था हमने, सब्सटेंसेस दैट कैन बी recognized by the immunoglobulin, recognized by the, लिखा है ये डेफिनेशन, immunoglobulin of B cell or by the T cell receptors
or by the T cell receptors when complexed with MHC. When complexed with MHC, जिसको क्या लिखा था? Major histocompatibility complex. Major histocompatibility complex are called as antigens. ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा? एंटीजन क्या होते हैं? हमारे सेल के ऊपर, हमारी बॉडी के सारे सेल्स के ऊपर, सारे लिविंग सेल्स, डेड सेल्स तो डेड हो गए, पर लिविंग सेल्स के ऊपर, हर लिविंग सेल के ऊपर क्या है? टैग लगे हुए हैं। उन टैग्स को क्या बोलते हैं? एंटीजेंस बोलते हैं। तो एंटीजेंस के दो टाइप बताए थे, एक बताया था सेल्फ, दूसरा बताया था नॉन सेल्फ या फॉरेन। तो दो टाइप बताए थे। तो सेल्फ का मतलब क्या? मेरे एंटीजेंस, अब मेरे सारे के सारे एंटीजेंस आ गए, मतलब ये लिवर सेल है, ये हार्ट का सेल है, मतलब लिवर सेल और हार्ट के सेल के ऊपर क्या कॉमन रहेगा? एक एंटीजन का कॉमन है। क्यों? ये बताने के लिए कि ये दोनों के दोनों सेल एक ह्यूमन बीइंग को बिलोंग करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब इसमें एक सिंगल एंटीजन नहीं होता है, एक सेट ऑफ एंटीजेंस होते हैं। उसको भी बताऊंगा मैं कि वो सेट ऑफ एंटीजेंस क्या बोले जाते हैं, उसको क्या नाम देते हैं। ठीक है, आपने CD4 सेल्स और CD8 सेल्स सुना है? नहीं सुना है। CD4 और CD8 नहीं सुना है। CD4 इज टी हेल्पर सेल और CD8 जो है वो टी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट होता है। नहीं सुना? चलो ले लो। अभी ये समझ में आया कि एंटीजन सेल्फ क्या और नॉन सेल्फ क्या? एंटीजन सेल्फ का मतलब क्या? मेरी बॉडी के सेल्स में सारे के सारे टैग्स, सेल के ऊपर जितने भी टैग्स हैं वो मेरे एंटीजन है, मतलब सेल्फ एंटीजन। क्लियर है बात? अब मैं उसको सेपरेट कैसे करूंगा कि मेरी बॉडी का सेल और बाहर किसी दूसरी बॉडी का सेल, अगर लिवर और लिवर, अगर से सपोज मेरा लिवर आप में से किसी के भी लिवर से कंपेयर करोगे तो लिवर को दर्शाता होगा कि ये लिवर का टैग है या फिर बहुत बेसिक टर्म। ठीक, अगर मैंने क्या किया, मेरे लिवर के सेल्स, आपके हार्ट के सेल्स, आपके इंटेस्टाइन के सेल्स, आपके मसल के, आपके स्टमक के सेल्स निकाल लिए और आपके लंग्स के सेल निकाल दिए, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हुए उनके कुछ दूसरे ऑर्गन, स्प्लीन का निकाल लिया, कुछ ब्रेन के सेल्स निकाल लिए, ऐसे सारे सेल्स को मिक्स कर लिया एक बाउल में, सबके सेल्स मिक्स कर लिए। अब अगर मेरे को इंडिविजुअल ऑर्गन्स के सेल्स को सेपरेट करना है तो सेपरेशन कैसे होगा? एंटीजन के कारण, क्योंकि लिवर का एंटीजन फिक्स है, इंटेस्टाइन का एंटीजन फिक्स है, कि हार्ट मसल सेल का एंटीजन अलग है, स्प्लीन का एंटीजन अलग है, लंग्स का एंटीजन अलग है, लंग सेल्स का। तो ये सारे के सारे एंटीजन सेपरेट है। इसका मतलब क्या कि लिवर का, मेरा, आपका, सबका लिवर पे एंटीजन के ये सेल लिवर का है, ये सेम। तेरा पॉइंट क्लियर हुआ? तो पूछना चाह रहा था, मतलब अपन दोनों के लिवर का जो लिवर स्पेसिफिक एंटीजन है, जिससे ये बताया जा सके कि इस बच के अंदर ये पर्टिकुलर सेल जो है लिवर का होगा, वो एंटीजन सब में से। पर मेरा और तेरा सेपरेट कैसे हो गया? स्पेसिफिक मेरा एक और टैग लगा होगा, जिससे कि ये डिफरेंशिएट करना है कि अगर इसमें दो ह्यूमंस के लिवर सेल्स हैं तो ए का अलग होगा और बी का अलग होगा। तो टैग कितने हो गए? मल्टीपल टैग्स होते हैं। एक मैंने मान लिया मेरी बॉडी के सारे सेल्स पे एक टैग तो सेम लगा है और दूसरा सेल्फ स्पेसिफिक टैग लगा है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, जैसे आरबीसी की बात करें, आरबीसी के ऊपर ए, बी और ओ एंटीजन की बात, ठीक है, तो आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन होगा तो ए ग्रुप आ जाता है, बी एंटीजन होगा तो बी ग्रुप आ जाता है, ए और बी दोनों होंगे ए बी एंटीजन आ जाता है, और ये दोनों अगर एब्सेंट हुए तो क्या आता है? ओ एंटीजन, राइट। तो ये एंटीजन के प्रेजेंस के कारण ब्लड ग्रुपिंग है। और ये कैसा है? एक लेमेन्स टर्म में अगर किसी का ब्लड ग्रुप बताना हो तो ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, ए बी, इस तरीके से इसके पॉजिटिव नेगेटिव 8 कॉम्बिनेशन हो, 4 ब्लड ग्रुप ओ ए बी ए बी, और इन दोनों के प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या ये 8 कॉम्बिनेशन को
छोड़ के एक और कोई सा ब्लड ग्रुप होता है क्या? एनीवन घर पे जो बैठे हुए सुन रहे हैं, ये 4 ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन से O A B AB, इसका प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस, तो ये होगा 8 कॉम्बिनेशंस। किसने टेक्स्ट लिखा था? छूट गया है वो, बताइए। माइक ऑन करके बोलिए। RH ही तो है वो, प्लस माइनस। और कोई सा ब्लड ग्रुप जो आपने सुना हो? इन 8 कॉम्बिनेशंस के अलावा आपने कुछ नहीं सुना? हाउ इज इट पॉसिबल? एनीवन घर से कोई बोलना चाहेगा? देखो ये सब एंटीजन वाला ही है, फंडा सब इम्यून सिस्टम के अंदर आ जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ बॉम्बे ब्लड ग्रुप? बॉम्बे ब्लड ग्रुप नहीं सुना? इट्स वन ऑफ द रेयर ऑफ रेयर ब्लड, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। पूरे इंडिया में आपको 1 लाख लोग भी नहीं मिलेंगे इस ग्रुप के। सो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। एक और ब्लड ग्रुप होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये आप होमवर्क में लिख लीजिए। चलिए, ये बेसिकली बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता क्या है, वो कैसे डिफर होता है एबीओ सिस्टम से, या फिर एबीओ सिस्टम में ऐसा क्या काम हो जाता है जिसके कारण बॉम्बे ब्लड ग्रुप आता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्या यहाँ पे ये चीज समझ में आई? हमने क्या बोला, किसी भी चीज की इम्यूनोजेनिसिटी कैसे डिसाइड होगी कि वो बी सेल एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करके रिस्पांस दे इफेक्टर बी सेल के फॉर्म और मेमोरी बी सेल के फॉर्म में, प्लाज्मा उससे इफेक्टर से प्लाज्मा सेल बनता है और प्लाज्मा सेल क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये एक टाइप का रिस्पांस होता है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो यही क्या होता है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस। कौन सा है? ह्यूमोरल। जब टी सेल एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करके इफेक्टर टी सेल और मेमोरी टी सेल, और इफेक्टर टी सेल में दो आते हैं, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट और टी हेल्पर सेल टीएच, इसको क्या बोल देते हैं, सेल मीडिएटेड। देखो अभी अपन ने डेफिनेशन में यही पढ़ा, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। आपको समझ में आ रहा है मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसके अंदर एक्वायर्ड के अंदर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? एक्वायर्ड में क्या हो जाएगा, एक तो एक्वायर करने वाली बात हो गई, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे इनेट में हमने 2 चीज बोली थी ना, क्या कि ये तो क्या होती है, बाय बर्थ आती है, और दूसरा क्या था, नॉन स्पेसिफिक। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, एक्वायर्ड में तो मैं एक्वायर करता हूँ, एक्वायर करता हूँ, कब एक्वायर करूंगा, जब मैं उस एंटीजन से एक्सपोज हो जाऊंगा तब एक्वायर करूंगा। और दूसरा कैसा हो गया, स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक कैसे बात करी, एंटीजन बोल दिया ना, तो एंटीजन एक स्पेसिफिक एंटीजन की बात करेंगे ना हर रिएक्शन में। तो ये कैसी चीज हो रही है, अभी सारे के सारे रिस्पांस कैसा हो रहा है, स्पेसिफिक रिस्पांस हो रहा है। अब बैक्टीरिया के स्पेसिफिक एक रिस्पांस, वायरस के स्पेसिफिक एक रिस्पांस, प्रोटोजोन के स्पेसिफिक एक रिस्पांस। क्या ये बात क्लियर है? फंगस के लिए एक रिस्पांस। क्या ये बात क्लियर समझ में आ रही है? राइट। इम्यूनोजेनिसिटी के बाद नेक्स्ट हमें लिखना है इम्यूनोजन। अब इम्यूनोजेनिसिटी के समझने के बाद अगर हम इम्यूनोजन की डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या हो गया, इम्यूनोजेनिसिटी मतलब क्या, एबिलिटी टू इंड्यूस ह्यूमरल और सेल बेस्ड इम्यून रिस्पांस। तो इम्यूनोजन मतलब क्या, ऐसा सब्सटेंस जो इम्यूनोजेनिसिटी करवा सके। देखिए डेफिनेशन, अ सब्सटेंस that induces
a substance that induces a specific immune response, substance that induces a specific immune response is usually called an antigen or immunogen. Antigen or immunogen. आई बात समझ में? तो एंटीजन की भी डेफिनेशन ऊपर क्या डिस्कस करी थी? टैग होना, बेसिकली ऐसी चीज जिससे सेल बेस या ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस जनरेट हो सके। पर एंटीजन को भी हमने क्लियर कर लिया था क्या कि हमारे अलग होते हैं और फॉरेन को फॉरेन कैसे डिटेक्ट करेंगे वो बात होनी चाहिए। तो सारे के सारे एंटीजन हो जाएंगे कि तुम्हारा एंटीजन भी तुम्हारे लिए फॉरेन हो जाएगा। मेरा खुद का एंटीजन अगर मेरे लिए फॉरेन हो गया तो क्या हो जाएगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। बढ़िया सा एग्जांपल है क्या? मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसमें कि हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही सिस्टम को फॉरेन डिटेक्ट कर लेता है। किडनीज फेल हो जाती है। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी किडनी फेल हो चुकी, दोनों फेल हो चुकी, क्योंकि उसके ही इम्यून सिस्टम ने किडनी के सेल्स को फॉरेन डिटेक्ट कर, उसकी किडनी सारी की सारी फ्राई कर दी। अब वो ट्रांसप्लांटेशन की लिस्ट में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट? अनटिल अनलेस हमको एक ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिल जाएगा, डोनर मिल जाएगा, उसको हो जाएगी ट्रांसप्लांटेशन, बट इज रेडी, राइट? अच्छा, आगे बढ़। यस, डायलिसिस होता है ना भाई। हाँ, ये किस में आया था डायलिसिस? उल्टा टांग देंगे तेरे को, ब्लड सर्कुलेशन बल के सर के सामने बोल मत देना। एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था डायलिसिस, तो ब्लड से रिलेटेड है भाई, पर वो सिस्टम तो हाँ, गलती नहीं, सही है आंसर। बुक के हिसाब से जाएंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, और तेरा आंसर सही था कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक। इम्यूनोजन की बात हो गई, राइट? एंटीजन। नेक्स्ट टर्म देखना है हमें, एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी लिखो इसमें, इट इज द एबिलिटी, एंटीजेनिसिटी में लिखना, इट इज द एबिलिटी टू combine, it is the ability to combine specifically with the final product, specifically with the final product of the above responses, of the above responses। ब्रैकेट में लिखिएगा antibodies, that is antibodies and slash or cell surface receptors, and slash or cell surface receptors। अब आपको लगेगा सर क्या घुमा रहे हो सर, एंटीजन, इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनोजन, उसी में एंटीजन फिर से बता दिया, अब फिर आपने एक और सिटी लगा दी, इम्यूनोजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी। ये एंटीजेनिसिटी इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि सब चीजों की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, एक क्लैरिटी देनी है। एंटीजेनिसिटी क्या बोला? ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर सके, जो फाइनल प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सके। मतलब क्या? या तो एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या फिर सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। कोरोना वायरस में कौन सा एंटीजन था और कौन सा सेल सरफेस रिसेप्टर था? क्वेश्चन लिखो होमवर्क का। SARS-CoV-2 और कोविड-19 वायरस का कौन सा एंटीजन था और ह्यूमन सेल के कौन से रिसेप्टर
ह्यूमन सेल के कौन से रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करके वो होस्ट सेल में एंटर कर रहा था। ये आपका होमवर्क, सेकंड होमवर्क। क्वेश्चन समझ में आया? ऑनलाइन क्वेश्चन क्लियर है? नो सर, एक बार रिपीट कर दो। ये वायरस है। वायरस के ऊपर कोई एक एंटीजन होगा जो कि फॉरेन होना चाहिए, जो बॉडी फॉरेन डिटेक्ट कर रही है, पर बेसिकली वो एंटीजन क्या कर रहा है, होस्ट सेल के किसी एक रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और अंदर घुस गया, इंटरनलाइज हो गया। अब ये रिसेप्टर क्या था और यहाँ पे एंटीजन क्या था, आपको ये बताना। क्वेश्चन क्लियर हुआ है? ओके ना, एंटीजेनिसिटी इसलिए बता रहा था कि जो फाइनल प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सके वो क्या हो गया, सब्सटेंस एंटीजेनिसिटी शो कर रहा है, या एंटीजन एंटीजेनिसिटी शो कर रहा है। पर अब ऐसे कैसे डिसाइड कर लोगे कि ये सब्सटेंस एंटीजेनिक है? आपको डॉक्टर बनना है, मुझे आपको डॉक्टर बनाना है, या फिर आपके पेरेंट्स को आपको डॉक्टर बनाना है। कैसे डिसाइड करोगे? क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? अरे डिग्री कहाँ पहुंच गया भाई डॉक्टर? यार तो डिग्री बाद में आती ना भाई, पहले 12वीं तो पास कर ले, 12th तो पास हो, 12th ग्रेड क्रॉस किया हो, पास किया हो एक प्रॉपर परसेंटेज के ऊपर, 60+ परसेंटेज से 12th पास किया, नीट एग्जाम की तैयारी की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट पढ़े हो, 2 एडिशनल तो स्कूल बोर्ड के लिए हो गए, राइट? ये सब पढ़ने के बाद और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद तो आप डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो। फिर आपके मार्क्स कितने आए, रैंक कितनी आई, कॉलेज मिला कि नहीं मिला, तो ये सब क्या होगा, कंडीशन। तो बेसिकली आप अब सोच लिया नहीं मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, पर मेरे को बायो नहीं पढ़नी, मेरे को नहीं मजा आता, पर मेरे को डॉक्टर बनना है। हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे को डॉक्टर तो बनना है पर मैं फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा, क्यों? मेरे को नहीं पसंद है, उसमें मैथ्स बहुत सारी है। मेरे को तो डॉक्टर बनना है, केमिस्ट्री पढ़ लूंगा, बायो पढ़ लूंगा, फिजिक्स क्यों पढ़ना है? फिजिक्स छोड़ दूंगा, नीट के पेपर में पूरा फिजिक्स छोड़ के आता हूँ, मिलना है कुछ नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, एंटीजन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि भैया इसका इतना शेप साइज होना चाहिए, इस केमिकल नेचर का होना चाहिए। पूछा था ना एंटीजन किस टाइप का होता है, उसका केमिकल नेचर क्या होता है। मोस्ट ऑफ एंटीजन कैसे होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एंटीजन्स लिपिड बेस्ड भी होते हैं, कुछ एंटीजन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है? जैसे ए और जो बी जो एंटीजन्स है ना आरबीसी के ऊपर, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की टैगिंग होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही क्या हो जाता है कि इतने अलग अलग टाइप के केमिकल्स, और वो केमिकल्स कैसे होने चाहिए, एंटीजेनिक, तो उसका क्या प्रॉपर्टीज है वो हम देख रहे हैं। एक नोट बना के लिखो, छोटा सा नोट, वही एंटीजेनिसिटी के नीचे एक नोट लिखो। although all molecule that have the property of immunogenicity also have the property of antigenicity, comma, the reverse is not true. अब इसको पढ़िए और समझिए कि मैंने एक्चुअली आपको क्या लिखवाया है। क्या इसमें आपको कोई चीज समझ में ना आई हो? ये स्टेटमेंट पढ़ के बताओ कि मैंने क्या लिखवाया है और क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया है क्या? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बच्चों के लिए है। क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया? अगर ये स्टेटमेंट समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं आया है तो मैं एक्सप्लेन फिर से करूँ।
अभी तक क्लियर है? बीच में से आए क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अभी? ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या? क्या है ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली? So it means that immunogenicity has the property of antigenicity, but the reverse means antigenicity will not have the property of immunogenicity. वो तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पर आपको क्या समझ में आया? सर इससे समझा कि जो भी सब्सटेंसेस ह्यूमरल या रिस्पांस करेंगे वो प्रोडक्ट्स तो बनाएंगे, पर जरूरी नहीं है जिन टोटल सब्सटेंस ने प्रोडक्ट्स बनाए वो ह्यूमरल या कोई सिंगुलर रिस्पांस करें। कुछ आधा अधूरा सही बोलने की कोशिश कर रहा है, थोड़े वर्ड्स में इधर-उधर घूम गया है, शब्दों के खेल में घूम गया इधर। आप बता सकते हो? नहीं आया समझ में? सेम राइट। इधर नहीं समझ में आया? सो तो नहीं रहना? ठीक। एनीवन फ्रॉम होम कोई रिप्लाई करना चाहेगा इसमें? ये नोट क्या समझ में आता है आपको? इस नोट जो लिखवाया है कि molecule that have the property of immunogenicity will also have the property of antigenicity. Reverse is not true. इसका मतलब क्या समझ में आया? जो घर पे बैठे बच्चे को एक्सप्लेन करना चाहेगा? Anyone? माइक ऑन करके आप रिप्लाई करें। इरफान, गुरलीन, एंड्रा, कोई रिप्लाई करेगा? देखो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इम्यूनोजेनिसिटी क्या लिखवाया था मैंने आपको? ऐसा कोई सब्सटेंस जो बी सेल के साथ इंटरैक्ट कर सके, ऐसा कोई सब्सटेंस जो टी सेल के साथ इंटरैक्ट कर सके। इंटरैक्शन अगर इसने डायरेक्टली कर लिया मतलब ये एंटीजन क्या होगा? इसको बोलेंगे हम इम्यूनोजन। और ये क्या करेगा? रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा। क्या करेगा? रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा। मैं आपको क्लास में जैसे समझा रहा था, आप घर पे बैठे हुए देख रहे होंगे शायद, मैं बोला था ना कि जब तक उंगली के सरफेस टच नहीं हो जाते हैं, एक थ्रेशोल्ड नहीं मिल जाता, तब तक सिग्नल नहीं जाएगा। ये सुना था आपने? ऐसा कुछ बताया था मैंने, आपने सुना था? बेसिकली यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, पर थोड़ा डिफरेंट है। क्या? अगर कोई सब्सटेंस बी सेल या टी सेल से इंटरैक्ट कर सकता है खुद, एक सब्सटेंस बी सेल से भी इंटरैक्ट कर रहा है उसके इम्यूनोग्लोबुलिन से, टी सेल के टी सेल रिसेप्टर से भी इंटरैक्ट कर रहा है, मतलब ये इससे भी इंटरैक्ट कर रहा है और ये इससे भी इंटरैक्ट कर रहा है। तो इसको क्या बोला? इम्यूनोजन। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला? इम्यूनोजेनिसिटी। ठीक है, अब एंटीजेनिसिटी की डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखी हुई है? फिर एंटीजेनिसिटी की हाँ, अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो गया। यहाँ पे एंटीजन जो है वो इससे इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, ये जो एंटीजन है वो इससे डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या कि ये जो एंटीजन है इस बी सेल के रिस्पॉन्स के बाद जो एंटीबॉडीज रिलीज हुई होगी या जो फाइनल प्रोडक्ट निकला होगा, आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या दे इसमें, एक तो क्या किया, आपको सारा कुछ खाना तैयार करके दे दिया गया, ठीक है, मतलब क्या, आपको फाइनल प्रोडक्ट दे दिया गया हाथ में, ये लो खाओ, राइट? मतलब क्या, एंटीजेनिक या एंटीजेनिसिटी में क्या बोला जा रहा है कि एंटीजन अगर फाइनल प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो हम बोल देंगे कि एंटीजेनिसिटी है वो कैरेक्टरिस्टिक, और वो क्या है? एंटीजन। ठीक है, पर अगर ये एंटीजन इस रिस्पॉन्स को इनिशिएट नहीं कर पा, मतलब क्या, आपको रॉ मटेरियल दे दिया खाना बनाने का, पर आपसे खाना नहीं बन पा रहा है, एक कंडीशन क्या हो गई? आपको प्रिपेयर्ड फूड मिल गया, मतलब क्या? एंटीजेनिसिटी।
फाइनल प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, दिस इज एंटीजेनिसिटी। एक क्या हो गया कि आप खुद मटेरियल प्रोवाइडेड है, आप कुछ खुद से कुक कर रहे हो, मतलब क्या आप उन सब चीजों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, मतलब क्या एक इम्यूनोजन क्या हो गया, एंटीजेनिक रिस्पांस जो बी सेल के साथ इंटरेक्ट करना है, डी सेल के साथ इंटरेक्ट करना है, मतलब क्या कि इम्यूनोजेन को या इम्यूनोजेनिसिटी को हम एंटीजेनिसिटी बोल सकते हैं, पर एंटीजेनिसिटी को इम्यूनोजेनिसिटी में नहीं ले सकते। व्हाई? क्योंकि अगर हम सिर्फ खाना खाने वाले बैठे हुए हैं तो हमें खाना बनाते नहीं आता। डिफरेंस क्लियर हुआ? तो एंटीजेनिसिटी का मतलब क्या है कि सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को यूटिलाइज, फाइनल प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, वो एंटीजेनिसिटी। पर इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक, कि ये इंटरैक्ट कर सके और रिस्पांस जनरेट करा सके। आई बात समझ में? तो ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब आप बोलो कि आपकी बॉडी में कुछ डाल दिया और इसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पांस हो जाना चाहिए, क्यों होगा भाई? क्या उसका कैरेक्टर हमें पता है कि वो एंटीजन है कि इम्यूनोजन है? एंटीजन तो होगा, पर क्या उसकी एंटीजेनिसिटी होगी या इम्यूनोजेनिसिटी होगी? अगर इम्यूनोजेनिसिटी हुई तो हम दोनों में मान लेंगे, पर अगर सिर्फ एंटीजेनिसिटी हुई तो हम उसको इम्यूनोजेनिसिटी में नहीं ले सकते। क्या ये बात समझ में आई? रिवर्स वाला देखो, स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसको इंप्लाई करके देखो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब क्लियर हुआ, एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी का फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ट्विस्ट मार दिया क्वेश्चन में, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उस ट्विस्ट को इजीली सॉल्व कर सकते। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे। नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं हम, बहुत मजेदार है ये, मजा आता है इनको सबको पढ़ने में। अभी क्या आप बुक उठा के रेगुलरली पढ़ नहीं रहे हो ना, इसलिए आपको मजा नहीं आया। आप बुक उठा के रेगुलरली पढ़ो या फिर कोई एक रेफरेंस बुक उठा के पढ़ोगे तो आपको ये चैप्टर में बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज हैप्टेन। इसकी डेफिनेशन लिखिए, सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इसमें लिखिए सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स which are antigenic, which are antigenic but incapable, which are antigenic but incapable, comma, by themselves of inducing a specific immune response, of inducing a specific immune response। हैप्टन कौन सी कैटेगरी में आएगा? अभी जो ऊपर हम दो चीजें पढ़ रहे थे उन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आएगा हैप्टन? सर दोबारा बोलना डेफिनेशन। हाँ दोबारा बोलना सर। दोबारा बोल दूं, सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, हैप्टेन्स को लिखना है सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स that are antigenic but incapable, comma, by themselves of inducing a specific immune response, of inducing a specific immune response। हैप्टन कौन सी कैटेगरी में आएगा? एंटीजेनिसिटी कैटेगरी में आएगा। मतलब क्या है कि हैप्टन स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जो किससे इंटरेक्ट कर सकते हैं? प्रोडक्ट से तो इंटरेक्ट कर सकते हैं, पर ये खुद से इनकेपेबल है कि ये इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सके।
फुल स्टॉप करके आगे लिखना, इन अदर वर्ड्स दे लैक इम्यूनोजेनिसिटी। इन अदर वर्ड्स दे लैक इम्यूनोजेनिसिटी। अब हम बात कर रहे थे अभी फैक्टर्स, कैसे डिसाइड करोगे कि ये इम्यूनोजन है ये एंटीजन है, राइट? फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्यूनोजेनिसिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्यूनोजेनिसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं या फिर वेरिएट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं या ऑल्टर कर सकते हैं? पहला लिखा मैंने फॉरेननेस, अभी मैं इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखूंगा और लिखवा भी दूंगा। फॉरेननेस, तो आपको ये वर्ड तो समझ में आ गया कि फॉरेन होगा तो इम्यूनोजेनिक हो सकता है, जितना दूर का हो उतना ज्यादा फॉरेन। मतलब दूर का कैसे? किसी और बॉडी का, दूर का मतलब स्पीशीज डिस्टेंस, आई बात समझ? ठीक है, फर्क पड़ता है ना। हम ह्यूमंस कैसे हैं? पागल है। क्यों? अगर कोई पर्सन हमें पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसको बैक्टीरिया और वायरस मान लेते हैं। टेक्निकली इट इज रॉन्ग भाई, वो तो ह्यूमन कैटेगरी में है ना। किसी को बोलते ना यार ये तो वायरस है, इसके आसपास रहना नहीं, ये सब कंटामिनेट कर देता है चीजों को। करता है क्या वो? एग्जैक्टली नहीं करता है। स्पीशीज डिस्टेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे फॉरेननेस में। मॉलिक्यूलर साइज, हैप्टन अभी हमने जस्ट पढ़ा, क्या बोला उसमें? साइज छोटा है, वो खुद से इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं दे सकता और वो फाइनल प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, इसलिए उसमें एंटीजेनिसिटी है, इम्यूनोजेनिसिटी नहीं। मॉलिक्यूलर साइज के बारे में बात करेंगे। एक बात ध्यान रखना, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। बायोलॉजी में तो खास करके हर चीज में एक्सेप्शन हो, अगर एक्सेप्शन नहीं है तो एवोल्यूशन नहीं है, और एवोल्यूशन नहीं है कुछ नहीं। अभी यहाँ पे भी मैं डिस्कस करूंगा कि इतना तो मिनिमम डाल्टन मॉलिक्यूलर साइज होना चाहिए, पर ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसका डाल्टन साइज जो है रिक्वायरमेंट से कम है, फिर भी वो क्या है?
इम्यूनोजेनिक शो। ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन हेटेरोजेनिटी, कैसा केमिकल कॉम्पोजिशन है, होमो है, हेटेरो है, मिक्सचर है, ये सारे सेम है। जैसे अगर हमारी बॉडी में स्टार्च इंजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? स्टार्च क्या है? ग्लूकोज का पॉलीमर। इंजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं। वही अगर प्रोटीन इंजेक्ट करोगे तो क्या होगा? फॉरेन डिटेक्ट कर सकता है ना उसको। क्यों? प्रोटीन में अमीनो एसिड की डिफरेंस आ जाती है। अगर आपने एक प्रोटीन लिया जिसमें कि सारे अमीनो एसिड सेम है, कुछ नहीं होगा उसको, डाल दो, जितना डालना है उतना डाल दो, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा सेम है ना, सेम सीक्वेंस है, उसको फॉरेन में नहीं डिटेक्ट करना है। आई बात समझ? लिपिड्स एंटीजन्स, लिपिड्स के बारे में तो ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि लिपिड क्या है? भाई भाई हो जाते हैं। कौन? मेम्ब्रेन और लिपिड घुस जाते हैं ना अंदर, लिपिड मेम्ब्रेन से घुस जाएंगे, राइट? इसका बढ़िया सा एग्जांपल क्या है? हार्मोन। हार्मोन में दो कैटेगरी के हार्मोन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं और एक वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल हार्मोन की कैटेगरी में कौन-कौन से आते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हो गए, मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन्स। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये आपके ओवरीज और टेस्टिस वाले हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन। ये सब किसके हैं? फैट सॉल्युबल हार्मोन्स हैं। अब इनकी जो सिग्नलिंग जो होती है तो वो क्या करते हैं? ये सेल है, टारगेट सेल है, टारगेट सेल पे एक रिसेप्टर होगा, तो ये क्या करेगा? हार्मोन अंदर घुस जाएगा, और अंदर घुस के भी अंदर भी एक रिसेप्टर होगा और वो न्यूक्लियस में जाके इंटरेक्ट करेगा कि जीन एक्सप्रेशन बढ़ाना है कि कम करना है। ये कौन है? लिपिड बेस्ड। वाटर सॉल्युबल इंसुलिन, बस इज्जत उतनी है, यहाँ रिसेप्टर पे आके बैठे जाओ सेल के, बस काम खत्म हुआ। ये बात यहाँ जो भी चेंज करके अंदर सिग्नल भेजना होगा भेज देंगे। इंसुलिन इज नॉट अलाउड इन सेल। तो वाटर सॉल्युबल की टारगेट कैसी होती है? सरफेस टारगेट होती है, सिर्फ टारगेट सेल के ऊपर सरफेस पे जाके इंटरेक्ट करना, आगे सिग्नल वो भेज देंगे। और लिपिड वाले कैसे होते हैं? अंदर तक घुस जाते हैं, तो लिपिड एज एंटीजन, इसको भी डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए पॉइंट है। susceptibility to antigen processing and presentation, वो एंटीजन को प्रॉपर्ली प्रोसेस करके कैसे प्रेजेंट करके दिखाया है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? लेट्स स्टार्ट। देखिए फॉरेननेस के बारे में लिखते हैं। पहला फॉरेननेस, a molecule must be recognized। फॉरेननेस पे लिखिए पहले में, a molecule must be recognized, a molecule must be recognized non-self by biological system। A molecule must be recognized non-self by biological system, full stop। It is accompanied by tolerance, of self, tolerance of self, comma, a specific unresponsiveness to self antigens, a specific unresponsiveness to self antigens, full stop। Generally the greater the phylogenetic distance, phylogenetic, phylogenetic distance between two species, comma, the greater the structural difference
the greater the structural difference between them. Greater the structural difference between them. Full stop. For example, BSA. BSA क्या होता है? ये ब्रैकेट में लिखो, क्या होता है? बोवाइन सीरम एल्बुमिन. बोवाइन सीरम एल्बुमिन. सीरम पता है, एल्बुमिन पता है, प्रोटीन है. सीरम क्या होता है? सीरम क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड क्या होता है? ऐसे क्यों बैठे हो? मैथ का क्वेश्चन पूछा क्या मैंने? नहीं. सीरम और प्लाज्मा क्या होता है? एनीवन? ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ. क्वेश्चन इज ओपन. प्लाज्मा से मतलब वो हाँ बोलो. प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो सीरम बन जाता प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? है. प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया तो क्या बचेगा? सीरम फ्लूइड है. सीरम बचेगा. पर प्लाज्मा कैसे आएगा? प्लाज्मा कैसे आएगा? आरबीसी ब्लड माइनस ब्लड के सारे सेल्स. अगर ब्लड को कोआगुलेट नहीं करने दो, एंटीकोआगुलेंट मिक्स कर दो और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करके जो लिक्विड आता है नीचे, वो क्या होता है? प्लाज्मा. पर अगर उस ट्यूब में उस ब्लड को क्लॉट होने के लिए छोड़ दिया तो सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज हो जाएंगे. जब उसके बाद जब सेंट्रीफ्यूज करोगे तो क्या नीचे मिलेगा? सीरम. आंसर सही था तीक्ष्ण का, पर प्लाज्मा आंसर नहीं दे पाया. कोई बात. ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पोसेल्स प्लाज्मा. ठीक है. प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स. पर अगर ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलेंगे तो क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर हटा रहे हो तो ब्लड के कॉर्पोसेल्स भी आप सारे के सारे हटा ही दे रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? सीरम मिलेगा. क्या ये बात समझ में आई? सीरम पता चल गया. एल्बुमिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन. प्लाज्मा प्रोटीन होता है सीरम. हमारे उसमें भी होता है एल्बुमिन. कहां से डेवलप होता है एल्बुमिन? कौन से ऑर्गन से डेवलप होता है एल्बुमिन? सीरम एल्बुमिन. ह्यूमंस में सीरम एल्बुमिन कौन से ऑर्गन से सिक्रीट किया जाता है? एनीवन? बोन मैरो. नहीं, गलत. वहां से ब्लड सेल्स आते हैं. प्लाज्मा की बात कर रहा हूं. प्लाज्मा प्रोडक्ट्स. एल्बुमिन, ग्लोबुलिन ये कहां से आते हैं? सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, they are secreted from Liver. liver. कहां से सिक्रीट होते हैं? लिवर से सिक्रीट होते हैं. ध्यान रखिए, बहुत माइन्यूट चीज है. राइट. बोवाइन का मतलब होता है काऊ और सीरम एल्बुमिन. तो बीए से क्या हो गया? बोवाइन सीरम एल्बुमिन. किसका? काऊ. सीरम एल्बुमिन. देखिए आगे. बीएसए is not antigenic in cow. BSA is not antigenic. वो एग्जाम्पल को आगे कंप्लीट करिए. BSA is not antigenic in cow, comma, but strongly antigenic in, या immunogenic बोल दो. strongly immunogenic into a rabbit. रैबिट में तो होगा ना ये. रैबिट के लिए तो क्या हो गया? फॉरेन हो गया. स्पीशीज का डिस्टेंस भी फाइलोजेनेटिक बहुत दूर है. आई बात समझ में? इसीलिए क्या होता है ना, हम मोस्ट ऑफ ट्रांसप्लांट के ऑर्गन्स किससे लेते हैं? ह्यूमन से. सर या
सर वो आपने बताया था ना कि वो कहाँ से आया था प्लाज्मा, वो दोबारा रिपीट कर देना, वो सुनाई नहीं दिया था। प्लाज्मा इज ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। नहीं नहीं, जो उसके बाद बताया था आपने। लिवर, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, ये सब लिवर से सिक्रीट होते हैं। ओके। 11th का क्वेश्चन रिवीजन में आएगा, वो सब आ जाएगा वापस से। अभी जो जितना चल रहा है उसमें जितना जितना बता सकते हैं अपन बता लेते हैं, राइट? क्या ये समझ में आया? फॉरेननेस समझ में आ गया? क्लियर होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सेल्फ एंटीजन की तरफ रिस्पांस नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट लिखा हुआ है अनरिस्पॉन्सिवनेस टू सेल्फ एंटीजन्स। फॉरेन आ भी जाए तो भी हमारे सेल्फ एंटीजन्स को टच नहीं करना, डिस्ट्रॉय करने में डिटेक्शन नहीं। ये बात समझ में आ रही है? सेकेंड, मॉलिक्यूलर साइज इस क्या, हाँ लिखो ना, तो लिखो लिखो लिखो, नहीं नहीं लिखो। द मोस्ट एक्टिव इम्यूनोजन, इसमें लिखना द मोस्ट एक्टिव इम्यूनोजन tend to have TEND, most active immunogens tend to have a molecular mass of 5,000 to 10,000 Daltons. Molecular mass of 5,000 to 10, sorry, mass of 1 lakh Dalton, 1 lakh, 100,000, 1 lakh Daltons, full stop. Substances with molecular mass less than 5,000 to 10,000 Dalton, substances with molecular mass less than 5,000 to 10,000 Dalton are poor immunogen. Full stop. Exceptionally few substances with a molecular mass less than 1,000 Dalton के बाद क्या बोला? have proven to be immunogenic. मैं रिपीट करता हूं फिर वापस से। मॉलिक्यूलर साइज पढ़ रहे हैं, सेकंड पॉइंट इसमें लिखना, वापस से आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। द मोस्ट एक्टिव इम्यूनोजेंस टेंड टू हैव अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 lakh Dalton. Full stop. Substances with molecular mass less than 5,000 to 10,000 Dalton are poor immunogens. Full stop. Exceptionally few substances with a molecular mass less than 1,000 Daltons have proven to be immunogenic. जनरल परसेप्शन क्या है? साइज बड़ा होना चाहिए, पर एक्सेप्शंस अवेलेबल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। थर्ड, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड हेट्रोजेनिटी। केमिकल कॉम्पोजिशन एंड हेट्रोजेनिटी, ठीक है, इसमें लिखना size and foreignness are not sufficient. Size and foreignness are not sufficient to make a molecule immunogenic. Full stop. Synthetic homopolymer. Full stop. Synthetic homopolymer composed of a single amino acid or sugar. Single amino acid or sugar tend to lack
lack immunogenicity, tend to lack immunogenicity regardless of size, regardless of size, full stop. जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, स्टार्च इंजेक्ट कर दोगे कुछ भी नहीं होगा, क्यों? ग्लूकोज का पॉलीमर, सिंगल अमीनो एसिड का पॉलीमर बना दिया, एलेनिन का पॉलीमर बना दिया, कैसे? सिंथेटिक पॉलीमर, क्योंकि नेचुरल तो बनेगा नहीं, सिंथेटिक एलेनिन का पॉलीमर बना दिया और इंजेक्ट कर दिया, कुछ होगा? नहीं होगा। साइज आप 1 लाख डालकर रख दो तो भी कुछ नहीं होगा। तो साइज और फॉरेननेस जरूरी नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को इम्यूनोजेनिक कैरेक्टर प्रोवाइड करा सके। क्या लिखा हमने अभी? Size and foreignness are not sufficient to make a molecule immunogenic. Full stop. Synthetic homopolymer composed of a single amino acid or sugar tend to lack immunogenicity regardless of size. Full stop. आगे लिखिए heteropolymer. Full stop करके आगे लिखिए heteropolymer. Heteropolymer with chemical complexity. Heteropolymer with chemical complexity contributes to immunogenicity. Contributes to immunogenicity. क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? होमोपॉलीमर नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हेट्रोपॉलीमर होना चाहिए। और हेट्रोपॉलीमर के बाद फॉरेननेस और साइज का फैक्टर आ जाए। क्या ये बात यहाँ तक समझ में आई है? ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स अभी आज हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स है, लिपिड्स एज एंटीजन्स और ससेप्टिबिलिटी टू एंटीजन प्रोसेसिंग, ठीक है, वो अपन कर लेंगे। कोशिश करता हूँ मैं एक काम करूंगा, या तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको इमेज फॉर्मेट में ग्रुप पे आपको पोस्ट करवा देता हूँ, ठीक है? तो एटलीस्ट आप घर पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी टेक्स्ट जो रनिंग नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कल आते से अपन क्या करेंगे? रिवीजन और इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करके एंड देन विल गो, ठीक है? अभी तक पॉइंट कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो ब्रेक में मुझसे पूछो, राइट? और किसी और को डाउट हो तो राहुल जी से मेरा तो नंबर ले लो, ठीक है, और कांटेक्ट कर सकते हो, तो फिर क्लास में आ सकते हो, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर। अभी किसी को कोई डाउट है घर पे जो बैठे हुए हैं ऑनलाइन? यस सर। कोई डाउट? यस बोलिए सर। ग्रुप में ऐड कर दो। हाँ, ग्रुप में नहीं हूँ मैं। ग्रुप में नहीं हो? ओके, ग्रुप में आपको ऐड करा देंगे दीक्षण, ठीक है? और कुछ? बस सर। एनीवन? धन्यवाद। और किसी को कोई डाउट है जो ऑनलाइन है? इरफान? थोड़ा साइड होना है, मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं सारे। ये बोर्ड से लिखना था। गुरलीन कोई डाउट है? केंद्रा? सर मेरा नाम केंद्रा है। अब आप आके सामने दिखाओगे फेस तो फिर मैं आपको सही से प्रोनाउंस कर पाऊंगा, नहीं तो मैं गलत ही प्रोनाउंस करूंगा। सेंट्रल है, सेंट्रल, राइट? प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, राइट? आई एम सॉरी फॉर दैट। वही स्पेलिंग ही केंद्रा लिखी हुई है, तो मैं थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, तो ब्रिटिश एक्सेंट में तो तुम्हारा नाम ही आधा खा जाएंगे। यस सर, इंडियन एक्सेंट में बोलना है ना सर? हाँ, तो आई एम नॉट लाइक यूजिंग द प्योर इंडियन एक्सेंट ना, तो उसमें तो इंडियन एक्सेंट में तुम्हारा नाम तो केंद्र हो जाएगा। यस सर, वही है। केंद्र है, ओके, कोई बात नहीं। मेरे सन का नाम भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रखा है मैंने, मेहित, नया नाम है थोड़ा सा, MEHITH, तो सब उसको टी तक ही लिखते हैं, मेहित मेहित मेहित। नहीं बोलना, ठीक है? पर टेक्निकल जो उसकी बर्थ सर्टिफिकेट या जो मार्कशीट वगैरह में नाम आएगा वो H से आएगा, राइट? H जैसे ही लगा दोगे तो दैट इज अ सदर्न इंडियन वर्जन ऑफ द नेम। जैसे अंकित, तो अंकित हो जाता है, ठीक है? जो भी टी पे एंड हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली उनका H लग जाता है लिखने में,
टाइप करने में भी लग जाता है। कितनी बार हुआ मेरे साथ हैदराबाद में, मेरे नाम के आगे हमेशा एच लगा दिया, टी के बाद एच, मतलब एच नहीं है, एच हटाओ, राइट। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पर्सनली आके मिले, डाउट्स क्लियर करते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।